Good morning, everybody. So, what we are going to start today is the new chapter that is called as the charge of GST, that is chapter number 5. Now, what is the concept of charge of GST is what we have to understand. कि ये चार्ज है, ये लेवी है, ये कलेक्शन है, राइट है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एज यू नो दैट गवर्नमेंट इज द पार्टनर, राइट. सो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सर्टन पार्टनर्स, करेक्ट, हु हैव बीन कास्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको उस पर जीएसटी कलेक्ट करना है. वैल्यू पे क्या कलेक्ट, कौन सी वैल्यू पे कलेक्ट करना है, क्या रेट पे कलेक्ट करना है, और इसका मुझे पेमेंट करना है. सिंपल है, करेक्ट है. सो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जाएगा कि बिकॉज वी आर रीडिंग द सीजीएसटी लॉ, दैट इज वे वी आर टॉकिंग अबाउट द सीजीएसटी एक्ट राइट नाउ, कि गवर्नमेंट बोलता है कि आपको इतना जीएसटी कलेक्ट करना है, क्या वैल्यू पे कलेक्ट करना है, क्या रेट पे कलेक्ट करना है, और आपको मुझे पेमेंट कब करना है, करेक्ट है. सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी. तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है ऑन द पार्टनर्स, राइट. पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. So he is looking for the responsible partners who can build the nation, grow the nation. Correct. Now coming to this particular topic, हम पहले रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा and what is the linkage of this particular topic when we say that कि a charge of GST is why so important and हम यहाँ तक हमारी जर्नी कैसे पहुंची. करेक्ट. सो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था that GST is nothing but an indirect tax. नो, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं हमको ये पता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स द चार्ज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑलवेज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. So similarly, the levy of GST is going to be on the goods and services and not on the respective individual, not on taxable person. क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद हमने देखा था गुड्स एंड सर्विसेज, समझा था. देन ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो व्हाट वी हैड सीन. नाउ सप्लाई के अंदर हमने देखा था कि सप्लाई कैन बी फॉर कंसिडरेशन और इट कैन बी फॉर विदाउट कंसिडरेशन. राइट है ना. मुझे किसी को कोई चीज देना है तो इट कैन बी फॉर कंसिडरेशन और इट कैन बी फॉर विदाउट कंसिडरेशन. एंड government wanted to keep away certain transactions out of the scope of supply, so they made something called as neither supply of goods nor supply of services. Correct. So in order to keep certain transaction outside the ambit of GST, the government came up with the concept of neither supply of goods nor supply of services. Clear है ना. कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी किस पे नहीं लगता है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वी नो दिस. करेक्ट है. सो कॉन्स्टिट्यूशनली एल्कोहल लिकर को जीएसटी से बाहर रखा गया, राइट. एंड देन देयर आर आइटम्स विच आर मेंशन्ड ओवर हियर विच इज केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. करेक्ट है. तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया. नाउ ये समझने के बाद हमने देखा था दो मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज ये जो सप्लाई होगा, तो इसके अंदर जब सप्लाई होगा हमको दो चीजें मालूम पड़ेगी. वन इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई. करेक्ट है. सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू थिंग, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड वी सी whether a particular transaction is within the same state, within the different state, or one state another state, then we come to a conclusion whether the particular transaction is going to be called as what, interstate or intrastate. क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर. सो हमने ये देखा कि या तो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगा या इंट्रास्टेट होगा. अगर इंट्रास्टेट होगा तो क्या लगेगा, इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा. अगर इंटरस्टेट होगा तो देन विल हैव आईजीएसटी, अगर इंट्रास्टेट होगा देन वी हैव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. क्लियर है. यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमको, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सी
कि ये जब जीएसटी लगने वाला है, सारी चीज़ें एक्टिविटी होने वाली है, तो इसकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। कि रजिस्ट्रेशन लेना किसको है, राइट। सो इसके अंदर हमने देखा कंपल्सरी, सबसे पहले हमने देखा पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, then we saw not liable for registration, and then we saw compulsorily किनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, that means who do not have the benefit of taking what the threshold limit का benefit, clear है। so this is what is our journey till now we will move ahead and see further कि ये जो CGST कलेक्ट करना है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ टैक्सेबल पर्सन, वो क्या वैल्यू पे लगाएगा, क्या रेट पे लगाएगा, क्या पेमेंट पे लगाएगा, और कैसे गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट विल बी सीइंग एज फार एज दिस चार्ज ऑफ जीएसटी इज कंसर्न, करेक्ट। सो आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल दिस, इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, करेक्ट, but nothing rocket I have told you. So it's just the revision what we have been doing as we always do with each and every chapter, correct। now coming further to understand the charge of GST, ये चार्ज ऑफ जीएसटी को हमको क्या समझना है, लेट अस फर्स्ट सी व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टॉक्स अबाउट कि ये लेवी क्या है, जीएसटी का लेवी कैसे होगा और उसको कलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट के लिए, करेक्ट। सो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाली है और आपको कलेक्शन कैसे करना है उसका जीएसटी का, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 9। वेरी सिंपल टर्म्स कि गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कास्ट कर दी है ना। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि स्कोप क्या है, नहीं है, सारी चीज़ें समझ रहे थे। अब जब स्कोप के अंदर आप फिट हो गए हो तो आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, करेक्ट। सो गवर्नमेंट हैज गिवन और हैज लेविड द रिस्पॉन्सिबिलिटी of GST on whose head and how is he going to perform a particular transaction of whether levying the GST और what वैल्यू एट what रेट और कैसे करेक्ट करके गवर्नमेंट को देने वाला है, करेक्ट। तो ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम मोटा मोटी समझेंगे, राइट। सो जब हम सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम जाते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 विच टॉक्स अबाउट सीजीएसटी इज लेविड ऑन व्हाट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। नाउ इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात जब हम करते हैं, व्हाई, बिकॉज वी टॉकिंग ओनली द सीजीएसटी, करेक्ट, ऑफ व्हाट, सप्लाई है, राइट, ये हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ है, ये हमको कॉन्सेप्ट पता है, राइट है। एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये आउटसाइड द स्कोप है। ऑन द वैल्यू, अब किस पे लगाना है सीजीएसटी, ऑन द वैल्यू अंडर सेक्शन 15। तो जो मैं बिल बनाऊंगा क्या उस पर लगाऊंगा, नो, आई हैव टू रिफर वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 एंड उसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाना है, एंड एट द मैक्स रेट ऑफ 20%, करेक्ट है। सो ये सारी चीजें बताई गई है सेक्शन 9(1) के अंदर कि अगर मैं लेवी कर रहा हूँ इंट्रास्टेट के ऊपर सीजीएसटी तो किस पे लगेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पे लगेगा, बट कौन से गुड्स पे नहीं लगेगा, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में लगेगा, और ये क्या वैल्यू पे लगाना है मुझे और क्या रेट से लगाना है मुझे, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 9(1). सो 9(1) मेरे को लेके जाता है वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर, दैट इज सेक्शन 15 के अंदर, एंड द रेट पार्ट कि ये क्या क्या रेट लगेगा फॉर विच देयर इज सेपरेट शेड्यूल मेड, करेक्ट। नाउ ये होगा सेक्शन नंबर 9(1) का पार्ट। सो सेक्शन नंबर 9 हैज बेसिकली one part which is called as section number 9, which is divided into section 9(1). यहाँ पे अपने को बोलता है वो कि आपको वैल्यू पे लगाना है अंडर सेक्शन 15 एंड रेट एट द रेट 20% मैक्सिमम, करेक्ट है। ये दो चीज़ें हमको सेक्शन नंबर 9(1) बताता है। नाउ सेक्शन नंबर 9(1) जब हम रीड करेंगे, इट हैज़ अ रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 9(2) विच स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू सेक्शन मेंशन्ड इन 9(2), करेक्ट, दैट मीन्स सीजीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोल प्रोडक्ट्स इज टू बी लेविड फ्रॉम नोटिफाइड डेट ओनली। इसके सेक्शन नंबर 9(1) के जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर, बट 9(2) के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं एचपी मैन, इसको हमको उस दिन से इस पे जीएसटी लगेगा जिस दिन से इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। टिल द टाइम नोटिफिकेशन कम्स दिस इज ऑल्सो
outside the charge of GST, right? It is also outside the charge of GST. So section number 9 it has to be read in combination with section number 9(2). क्लियर है? तो मतलब अभी तक जब यहाँ पे देखेंगे इट स्टेट्स दैट कि आपको अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगने वाला है, प्लस ये 5 जो प्रोडक्ट हैं CGST वाले, पेट्रोल वाले, उसके ऊपर भी वो GST विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर है? करेक्ट है, चार्ज ऑफ GST नहीं लगने वाला। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। करेक्ट? दैट मीन्स जो सप्लायर होगा उसने रेसिपिएंट को गुड्स बेचा, रेसिपिएंट ने इसको पेमेंट किया along with taxes, and this supplier has collected that tax and now is going to make the payment to the department. Correct? So this is called as forward charge mechanism. यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? सो दिस इज द ट्रांजैक्शन कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद हम देखेंगे there's a concept of called as reverse charge mechanism. Now what is reverse charge mechanism? जहाँ पे सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने गुड्स को रिसीव किया, जब पेमेंट करता है इट इज लेस ऑफ GST. Correct? And this GST it is depositing directly to the department. So there are certain situations जहाँ पे reverse charge mechanism का applicability है, because the government wants to hire only responsible persons who are responsible enough to work as a partner with them. Correct? So there are certain situations जो हम बोलेंगे कि those are basically unorganized sector, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की है रेसिपिएंट के ऊपर, हु इज बेसिकली मोर रिस्पॉन्सिबल देन द सप्लायर। करेक्ट है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या है। क्लियर? सो दिस विल टेक अस टू सेक्शन नंबर 9(3) विच एक्सप्लेन्स अस कि रिवर्स चार्ज किस पे लगेगा, और वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस पे ही लगेंगे। those goods which have been notified and those services which have been notified, उसके ऊपर ही रिवर्स चार्ज लगेगा। इट कैनॉट हैपन दैट आई विल टुमारो कम एंड से कि बॉस आई वांट टू बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो आई विल आस्क माय सब रेसिपिएंट टू पे GST ऑन माय बिहाफ। नो, इट कैनॉट हैपन लाइक दैट। तो रिवर्स चार्ज उसी पे लगेगा जो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है। करेक्ट है? सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस, सो देन टेकिंग अवर जर्नी फर्दर वी विल अंडरस्टैंड कि नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी हैं ऑन विच 100% GST is to be paid by the recipient of services. करेक्ट है? ये हो गया RCM का पार्ट 1, दैट इज सेक्शन नंबर 9(3). दैट मीन्स जो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ही टैक्स पे करेगा। 100% GST पेड बाय रेसिपिएंट। करेक्ट है? यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। नाउ सेक्शन नंबर 9(3) जब खत्म करेंगे हम अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन, so this particular section has to be read with these notifications which have been given in this particular notification number 13/2017. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर 9(1) ने हमको बेसिकली जगाया कि ये होगा, सेक्शन 9(2) के अंदर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन निकले, सेक्शन नंबर 9(3) ने बताया कि रिवर्स चार्ज क्या होगा, और उसके साथ साथ हमको नोटिफाइड गुड्स सर्विसेज कौन सी हैं विच हैज बीन मेंशन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13। ये क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द सेक्शन 9(4) which talks about कि RCM on specified class of registered person. That means यहाँ पे भी हम RCM पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, that is 9(4) के अंदर है। ये किस पे लगेगा? रजिस्टर्ड पर्सन तो होगा, पहला कंडीशन है, राइट है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर ऑलरेडी देखा है। उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड क्लास होगा। इट इज नॉट दैट कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर 9(4) एप्लीकेबल होगा, राइट? सो RCM इज एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। दैट मीन्स पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड सप्लाईज। ऐसा भी नहीं है कि ये जो स्पेसिफाइड क्लास है इसके ऊपर सारी की सारी सप्लाईज के ऊपर RCM लगेगा। So those supply is also been notified or specified. That means registered person, specified class and specified supplies,
किससे मिलना चाहिए वो सप्लाई? फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। नाउ बिकॉज इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, हम ये समझेंगे कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में से आ रहा है. दैट इज वाई इट हैज बीन गिवन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये जो हम चार्ज लगाने की बात कर रहे हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, there are two different mechanism. One is forward charge mechanism and one is a reverse charge mechanism. Forward charge mechanism के अंदर both supplier and recipient are being a responsible person, और as a supplier when I supply goods to you, you give me money along with GST. वो जो GST का कलेक्शन होगा आई एम गोइंग टू गिव इट टू द डिपार्टमेंट. करेक्ट है? दिस इज व्हाट इज द रेगुलर कॉन्सेप्ट. RCM के अंदर क्या होता है? मैं सप्लायर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हूँ, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, अब मुझे कैच करना डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है. सो द डिपार्टमेंट हैज कास्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू ओनली, दैट इज द रेसिपिएंट, कि बॉस आप जो इसको पेमेंट करने वाले हो उसके अंदर GST का कंपोनेंट है, प्लीज पे डायरेक्टली टू मी. करेक्ट है? सो मुझे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पीछे भागने का जरूरत ना पड़े. दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ RCM. करेक्ट? सो RCM 9(3) के अंदर जो लगेगा दैट इज अ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. क्लियर है? देन वी केम टू सेक्शन नंबर 9(4) which explains us that if you're a registered person of specified class और आपने स्पेसिफाइड सप्लाईज लिया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो आपको सेक्शन 9(4) का एप्लीकेबिलिटी आएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दैट मीन्स दैट अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, they are unorganized sector, and that is why the department wants to catch hold of the registered person of specified class to cast the responsibility to collect the GST and make the payment to GST. तो गवर्नमेंट को अपना GST मिल जाएगा. क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को कि 9(4) के अंदर भी हमको क्या पढ़ना है. नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जहां पे आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, दैट इज ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. करेक्ट है? हर एक आदमी अपना माल ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहता है, लाइक अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाउ देन यू हैव जोमैटो, स्विगी, ऑल दोस काइंड ऑफ ई सर्विस प्रोवाइडर्स. राइट है? देन वी विल सी स्पेसिफाइड और नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज. सो स्पेसिफिक सर्विसेज को नोटिफाइड कर दिया है ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स if such services provided through e-commerce operators. करेक्ट है? सो बेसिकली हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, लाइक अमेजॉन, लाइक योर एयरबीएनबी या अर्बन क्लैप, तो इसके ऊपर अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो ये सर्विसेज जो हैं ये कैसे मिलेंगी और इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगा. क्लियर है? यही पूरा समझना है आज हमको इस चैप्टर के अंदर. दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ऑफ GST. Now, similarly, section number 5 of IGST talks about levy and collection of IGST. Section number 5(1) ये बोलता है कि IGST is to be levied on interstate supply. 9(1) ने क्या बोला? Intrastate supply except alcohol liquor on value under section 15 and max at 40%. Clear है? IGST on 5 petroleum products from notified date. Reverse charge under IGST on notified goods and services, same 9(3). 5(4) RCM on specified class of registered person, specified class of registered person with respect to specified supplies from unregistered suppliers, same thing which is mentioned in 9(4). and section 5(5) notified category of services on which tax payable by the e-commerce operator if such services provided through the e-commerce operator itself. करेक्ट है? सो सेम चीजें हैं. सो हमारे लिए खाली यहाँ तक रेलेवेंस है बिकॉज रेस्ट ऑल थिंग्स आर द सेम. करेक्ट? इज दिस थिंग क्लियर? सो इतना ही हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बट ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द बेस फॉर यू. ये चैप्टर के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स का लिंक है बिकॉज दिस इज द मदर सेक्शन. चार्ज मतलब ये मदर सेक्शन है. ये सेक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया देन द 50-60% of GST is covered up and you need not worry about this GST, right? What we are targeting here is 80+ marks in GST, and this can happen only if you start analyzing, start breaking the words, start understanding and start solving and writing the questions. The problem क्या होता है, हमारे पास writing का habit छूट गया. So I request you guys every day morning please start writing. Make it a habit, start developing that habit. And the preparation should be like this for examination, that if you're studying for 15 hours 16 hours,
minimum 25% of your time should go on writing, and trust me, you will see a beautiful result once you realize that how important is writing. Correct? So my focus is that you should keep on writing, keep drawing, keep your book colorful. जितने कलर के पेन यूज कर सकते हो, यूज दैट कलरफुल पेन, स्टार्ट मेकिंग ग्राफ, स्टार्ट मेकिंग योर images, start making your pointers, start making your flashcard. That will help you. Correct? As a faculty, I'm going to explain you the best, but as your responsibility, you have to fulfill your responsibility. Correct? You are not a responsible person like 9394. So आपकी responsibility आपके ऊपर ही है. Correct? Now let us move ahead in this particular topic of charge of GST. So you have to take charge of your studies. Correct? So similarly, now we move on to charge of GST. Now let us see कि charge of GST हमको क्या बोलता है. One second. Okay. Let me just. Okay. Now this charge of GST. Let me just explain this charge of GST क्या है. This charge of GST हमने already देखा section number 9 of the CGST Act, which talks about levy and collection of GST. Levy भी लगाएंगे और collect भी करेंगे. Section number 9 के अंदर बोलता है. Now let us read this. Section number 9 is the charging section, charging provision. Please bold and underline this, of the CGST Act. Correct? This is the charging provision of the CGST Act. It provides the maximum rate of tax that can be levied on supplies leviable to tax. Correct है? So ऐसी supplies जो leviable to tax हैं, उसके ऊपर maximum rate क्या हो सकता है. द मैनर ऑफ द कलेक्शन. तो पहला चीज ये क्या बताएगा कि रेट, मैक्सिमम रेट क्या होगा. करेक्ट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी एक्सप्लेनिंग इज मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग. करेक्ट? सो फर्स्ट थिंग इज मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स. फर्स्ट. सेकेंड क्या बोलता है? दैट कैन बी लेविड, जो कास्ट किया जा सकता है. ऑन वॉट? ऑन सप्लाईज लेविएबल टू टैक्स, जो सप्लाई पे ऊपर टैक्स लगने वाला है. दैट इज पॉइंट नंबर 2. That is what we have to understand in section number 9. The manner of collection. Manner of collection क्या होगा? Whether it is be forward charge mechanism or it is going to be RCM. Simple है. Of the tax, and the person who is responsible for making the payment of such taxes to whom? Paying such taxes to whom? Paying to the department, paying to the government. Clear है? Is this thing clear? So basically यहाँ पे हमको ये समझ में आया है कि पहला चीज तो बोलता है क्या रेट पे लगाना है, और सप्लाईज के ऊपर लेवी होगा तो क्या मैनर में कलेक्शन करना है, एंड कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन करने के बाद का मैकेनिज्म के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में करेगा या आरसीएम में करेगा. तो जिस बंदे ने जीएसटी कलेक्ट किया तो वो डिपार्टमेंट को पेमेंट कैसे करेगा. सिंपल. करेक्ट है? तो मदर सेक्शन, द चार्जिंग सेक्शन स्पीक्स अबाउट ओनली 4 थिंग्स. That is the maximum rate of tax that can be levied on supplies leviable to tax. It cannot be levied on anything जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है. The manner of collection, और इसका कलेक्शन कैसे करना है, that is forward charge mechanism में करना है या RCM में करना है of the tax, and the person who is responsible for paying such tax to the government. करेक्ट है? सिंपल है. यहां तक लॉजिक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 191 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसका ही सब सेक्शन है. दैट वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट दिस सेक्शन नंबर 9 into the pieces. Now section number 9(1) क्या बोलता है? CGST to be levied on intrastate supply of goods and services or both. Clear है? Intrastate supply of goods and services or both, except on alcohol liquor. ये हमको पता है. This has been taken out from the constitution itself, so that is why ये भी बाहर चला जाएगा. On value under section 15, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा सप्लाई का? That has been mentioned in section number 15 and maximum at 20%. So गवर्नमेंट ने अपना स्कोप बहुत वाइडन करके रखा है. आज के डेट में गवर्नमेंट ने 20% CGST, that means plus 20% SGST, that means 40% तक का ब्रैकेट का जो भी प्रोविजंस है वो अभी तक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने पावर्स के अंदर रख दिया. Currently, the maximum rate which is highest is 28%, that is 14% CGST, 14% SGST, correct? So till that 6% more तक का गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले रखा है. Clear? Now reading this section number 9(1), let us see.
सो सेक्शन नंबर 9(1) जब हम पढ़ने जाते हैं, इट सेट्स सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन नंबर 2. दैट मीन्स जब तक मेरे को सबसेक्शन नंबर 2 नहीं पता है, आई कैन नॉट मूव फर्दर टू सेक्शन नंबर 9(1). सो लेट अस जस्ट जंप टू सेक्शन नंबर 9(2) फर्स्ट. तो 9(2) क्या बोलता है? लेट अस सी कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 की जब बात करते हैं तो लेट अस गो एंड रीड सेक्शन नंबर 9(2). सेक्शन नंबर 9(2) क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 9(2) एक्सप्लेन्स अस CGST on 5 specified categories of petrol products to be levied from the notified dates. That means ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो 9(2) के अंदर मेंशन किया गया है, इसके ऊपर जो जीएसटी की लागू होगी, दैट विल बी फ्रॉम द नोटिफाइड डेट. नाउ व्हाट आर दोस प्रोडक्ट्स? दैट मीन्स इन 5 चीजों के ऊपर ये सेक्शन नंबर 9(1) का जो है एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है. क्लियर है? दैट मीन्स दिस सेक्शन नंबर 9(2) इज ओवरराइडिंग सेक्शन नंबर 9(1) फॉर दीज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? तो जब नोटिफिकेशन आएगा ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तभी उनके ऊपर जीएसटी का चार्ज लगेगा, उसके पहले जीएसटी का चार्ज नहीं लगने वाला है. So section number 9(2) of CGST on 5 specified products to be levied from notified dates. So let us see कि ये कौन से हैं. So सेंट्रल टैक्स, जो सेंट्रल टैक्स की हम बात कर रहे हैं अंडर CGST एक्ट, राइट, on the supply of 5 petroleum products, that is high speed diesel, second is petroleum crude, third is the motor spirit commonly known as petrol, that is H high speed diesel, P petroleum. Now petrol कौन सप्लाई करता है? HP is Hindustan Petroleum, so that is why HP. high speed diesel oil, पेट्रोलियम क्रूड, एंड कौन सप्लाई करता है? वहां पे जो मैकेनिक है वो सप्लाई करता है, मैन है जो. सो HP मैन, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस. सो दिस इज द टर्म विच यू हैव टू रिमेंबर, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम, HP. और वो कौन देता है? HP का जब पेट्रोल पंप पे जाते हो, एक आदमी होता है, मैन होता है, ही fills in your petrol, correct? So high speed diesel oil, petroleum, M for motor spirit, A for aviation turbine, and N for natural gas. So these are the 5 products which have been kept outside section number 9(1), और उस पे जब लेवी होगा, shall be levied with effect from such a date as may be notified by the government on the recommendation of the council. Right है? We know this very clearly. Clear है? So let us analyze this quickly. Presently, the central excise duty and VAT is levied on manufacture and sale of petroleum products. So अभी तक ये जो है, इसके ऊपर जो है कुछ पोर्शन का जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कुछ पोर्शन का जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, because state government never wanted to give away their share of revenue on these petroleum products. So till the time the state governments and the central governments have understanding clear cut कि हमारा कोई revenue loss नहीं हो रहा है state one, so till that time they have been kept outside the purview. The moment it is understood कि ये जो revenue का जो चक्कर है state and central के बीच में, state को अच्छा revenue मिल रहा है, then probably with the recommendation of council, this particular category of services, supply of goods can be brought under section 9(1), right? However, we can expect that in future GST may be levied on the recommendation of GST council. Clear है? Is this thing clear? So now अब हम section number 9(1) के ऊपर वापस jump करते हैं. section number 9(1) के अंदर हम वापस जब jump करते हैं, it states that subject to provision of subsection 2. subsection 2 ने क्या बोला? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज HP प्लस जो पेट्रोल भरता है मैन. सो HP मैन का जो पेट्रोल है, दैट इज हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन एंड नेचुरल गैस. उसके अलावा तो हम उसको तो भूल ही जाओ, सेक्शन नंबर 9(2) के अंदर जो मिला तो भूल जाओ, उसके ऊपर तो जीएसटी लगने वाला ही नहीं है. सब्जेक्ट टू प्रोविजन सबसेक्शन 2, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड CGST. उसके अलावा कोई भी सप्लाई हुआ इंट्रास्टेट, उसके ऊपर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, उसके ऊपर आपका CGST लगेगा, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. व्हाई? बिकॉज इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली ही बाहर कर दिया गया है. दैट मीन्स जो 6 चीजें बाहर की गई है अभी तक हमने देखा, that is alcohol, liquor for human consumption, that is out because of constitutional provision, and subsection 2 of section 9 which speaks about the 5 petroleum products, that has been statutorily made out, right? So there are two difference.
alcohol liquor for human consumption, that is what? That is constitutionally out of GST. Constitutionally out of GST is alcohol liquor, and these five petroleum products mentioned in the section 9(2) are statutorily, statutorily outside the scope of GST. करेक्ट है? सो 6 चीजें अभी तक आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST है. क्लियर है? Right? So subject to provision subsection 2, there shall be levied a tax levy होगा of CGST on all intrastate supplies of goods and services of both except on alcohol liquor for human consumption. कौन से वैल्यू पे? ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट. सो जो वैल्यूएशन निकालेंगे दैट हैज टू बी एज पर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द CGST एक्ट at such rates not exceeding 20%. राइट है? तो मैक्सिमम रेट कितना है गवर्नमेंट के हाथ में? 20%. as may be notified by the government on the recommendation of the council. जो रेट्स है मैक्सिमम 20% है, बट जो रेट्स हैं दैट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड हैज टू बी कलेक्टेड. अभी तक तो लेवी किया है, मैंने बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस पर GST लगेगा, 15% लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, और आपने जब सप्लाई किया तो आपने बिल के ऊपर GST लगा दिया, राइट? लेवी कर दिया. अब उसका कलेक्शन कैसे करना है, राइट है? आपने जब लेवी लगा दिया है तो रेसिपिएंट विल हैव टू मेक द पेमेंट एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो जहां प्रिस्क्राइब्ड हमको रूल्स चेक करने हैं, राइट है? एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन. अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है हमने ऑलरेडी देखा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर के टाइम पे, राइट? सो दैट मीन्स आइदर अ पर्सन इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड under section number 22 or 24, that is called as a taxable person. correct है? So now collected in such manner as may prescribed. तो collection भी prescribe करेगा गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट बोलता है कि आप तो कलेक्ट करके आपके पास रख नहीं सकते बिकॉज आपका तो गुड्स, आपका तो टैक्स है नहीं, ये रेवेन्यू मेरा है, तो आप पेमेंट कैसे करोगे, राइट है? पेमेंट कौन कर सकता है? टैक्सेबल पर्सन ही कर सकता है. दैट मीन्स collection can also be done by taxable person and payment can also be done by the taxable person only, right? Collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person, right? For this you have section notification number 1/2017 and 11/2017, that is the central tax rates, notifying the rates which are applicable for each and every गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो इसका लिंकेज क्या है कि यहाँ पे जो बोलता है रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%, तो उसके नीचे एक सेंटेंस दिया है एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. सो जो रेट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है कौन सा है? 1/2017 एंड 11/2017. क्लियर है? दीज आर द नोटिफिकेशंस which notify the rates which are applicable. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइज, राइट? सो अभी तक ये समझ में आएगा. सेक्शन नंबर 9(1) क्या बोल रहा है? इट इज अ मदर सेक्शन, करेक्ट है? इट इज अ चार्जिंग सेक्शन. जब तक आप बेसिक चार्ज को नहीं समझोगे, किसके किसके क्या क्या वर्ड्स है नहीं समझोगे, यू विल बिकम एक बार समझ गए आपको बहुत मजा आएगा GST पढ़ने के अंदर, करेक्ट है? सो लेवी के बारे में हम समझ गए, किसके ऊपर स्टैट्यूटरी निकाला गया वो हम समझ गए, जो 9(2) के अंदर लिखा है दैट इज HP का पेट्रोल आता है, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम, और कौन देता है? मैन देता है. मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन, नेचुरल गैस. हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड जो कच्चा तेल आता है, कच्चा ऑयल आता है, राइट? और मोटर स्पिरिट मतलब जो पेट्रोल आता है रिफाइंड हुआ. एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो मतलब आपका एविएशन में जो फ्यूल लगता है वो, आप जब फ्लाइट की टिकट देखोगे उसके अंदर एक कंपोनेंट है एविएशन फ्यूल. देन यू हैव नेचुरल गैस, करेक्ट? एंड हाई स्पीड डीजल इज जनरली डीजल, हाई स्पीड डीजल, करेक्ट? सो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकाल दो, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक आइटम बाहर है दैट इज अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इनके अलावा देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड CGST ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. तो ये हमको लेके जाता है दूसरे चैप्टर के अंदर दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन. ये हम पढ़ेंगे इन द ड्यू कोर्स एट द रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%. तो रेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दिया गया है, रेट्स के लिए बोला गया है द रेट्स विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. सो कौन सा नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन नंबर 1 एंड नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेट
by 2017 which explains us the detailed list कि कौन से चीज के ऊपर क्या रेट्स लगने वाला है, करेक्ट, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर. अब उसके बाद जो रेट्स पता चल गया, वैल्यू पता चल गया, अब उसके बाद क्या आएगा, कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कलेक्शन भी कर लिया, एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, राइट है. सो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन क्या है अंडर द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट. Then that is what is there as far as section number 9.1 is concerned. So section number 9.1 and 9.2 have to be read simultaneously, correct. Now जैसा ही हमने ये पढ़ा कि ये तो हो गया कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जहां पे जो सप्लायर है, राइट है, बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कलेक्ट करेगा, सप्लाई के ऊपर कलेक्ट हो रहा है, राइट है, सप्लायर के ऊपर कलेक्ट हो रहा है, राइट है. सो बेसिकली ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है. सप्लायर ने इसको गुड्स प्रोवाइड किया, सप्लायर ने इसको सर्विसेज दी, सर्विसेज ऑफ कोचिंग क्लासेस. सपोज अंकित सर ने, अंकित इज अ सप्लायर हियर एंड स्मिता इज बेसिकली अ रेसिपिएंट हियर. सो अंकित सर ने स्मिता को सर्विसेज दी कोचिंग क्लासेस की, एंड स्मिता ने इसको पेमेंट कर दिया अंकित सर को, राइट, पेमेंट कर दिया. सो जब पेमेंट करेगी स्मिता, देन स्मिता विल मेक द पेमेंट along with the GST component, and this GST component is collected by Ankit sir, that is a service provider, right, and this service provider will now have to make the payment of taxes to the government. So जहां पे टैक्स का कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर ही खुद कर रहा है, दैट इज द सप्लायर हिमसेल्फ इज डूइंग द कलेक्शन ऑफ द GST, that is called as forward charge mechanism. Now there can be situation जहां पे R खाली ये पेमेंट करता है, GST नहीं देता है, and R itself deposit the tax to the government directly, that is called as RCM, that is called as reverse charge mechanism. That means जो recipient है here, he will make the payment, and यहाँ पे जो सप्लायर है he will make the payment. क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट है. सो सेक्शन नंबर 9.3 के पहले हम समझते हैं कि रिवर्स चार्ज क्या चीज है. लेट अस गो एंड सी व्हाट इज अ रिवर्स चार्ज फर्स्ट. Section number 298 speaks about reverse charge means the liability to pay tax. हम किसकी बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, by the recipient of supply of goods and services or both, इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत करेक्ट है. सो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये कलेक्शन की बात करता है एंड पेमेंट की बात करता है, करेक्ट है. सो अंडर सेक्शन 9.3 एंड 9.4 के अंदर ये बोला गया है कि रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबिलिटी होगा. दैट मीन्स रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, दैट द लायबिलिटी टू पे टू द डिपार्टमेंट, द लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, पे द टैक्स बाय द रेसिपिएंट. वो किसके ऊपर लादा गया लाइबिलिटी, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. क्लियर है, इज दिस थिंग क्लियर? नाउ लेट अस सी फर्दर इन दिस. सो अंडर सेक्शन 9.3 एंड 9.4 ऑफ द CGST एक्ट और सेक्शन नंबर 5.3 एंड 5.4 ऑफ द IGST एक्ट. क्लियर है, हमने देख लिया था इंडेक्स के टाइम पे कि हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर, करेक्ट है. दिस इज वेरी क्लियर. सो लेट अस जंप टू सेक्शन नंबर 9.3 व्हिच सेज अबाउट रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट. सो अभी तक हमने 9.1 9.2 देखा जहां पे बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर GST लगेगा. वैल्यू अंडर सेक्शन 15 एट द रेट मैक्सिमम ऑफ 20%. और रेट के लिए नोटिफिकेशन नंबर दिया है 1 नंबर और 11 नंबर 2017 का, राइट है ना. उसके अंदर बाद में दिया था कि कलेक्शन कैसे करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे करना है, राइट. नाउ वी केम टू सेक्शन नंबर 9.3 व्हिच एक्सप्लेन्स अस दैट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सप्लाई, सर्टेन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर जो पेमेंट करने का है, जो टैक्स का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है, जो टैक्स की पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट हैज बीन कास्टेड ऑन द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट हैज बीन कास्टेड ऑन रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ना ही कि जो सप्लायर है उसके ऊपर, करेक्ट है. सो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसकी जो सप्लाई हो रही है, राइट है, आई एम सप्लाइंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ आई एम सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू यू, आपके पास चला गया. नाउ आपको मुझे इसके लिए पेमेंट करना है, तो आपने मुझे पेमेंट तो कर दिया, बट क्या पेमेंट किया, खाली इसका वैल्यू का पेमेंट किया.
और इसका जो गुड्स का सर्विसेज का जो सप्लाई का जीएसटी है दैट यू हैव पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? सो ये हो गया सेक्शन नंबर 9(3) का कॉन्सेप्ट। करेक्ट? सो ये 9(3) के अंदर क्या बोला है, रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। नोटिफाइड मतलब कोई नोटिफिकेशन आया होगा जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्टिंग है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्लियर है? 1 सेकेंड। So the government may on the recommendation of the council, ये तो हमको पता है, by notification specify the categories of supply of goods and services or both, the tax on which shall be paid by on RCM, that is reverse charge mechanism, by whom, यहाँ पे टैक्स का लाइबिलिटी किसके ऊपर आ गया पेमेंट का, बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल द प्रोविजंस, जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया टैक्स पेमेंट करने का, साथ साथ में सारे के सारे प्रोविजंस के जो एक्ट के जो प्रोविजंस है वो भी उनके ऊपर लागू हो गए। बिकॉज इन सच केसेस सप्लायर की जो सप्लायर्स फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है उनको कैच होल्ड करने के लिए, राइट? सो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रेसिपिएंट as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods, services or both, right है? So as if he is the person liable for paying the tax, right? Because liability किसके ऊपर डाल दिया गया है, सब रेसिपिएंट के ऊपर, so सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर चली जाएगी, as if he is the person liable for paying the tax in relation to supply of such goods and services or both. That means इन सच सिचुएशन जो हम नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने का, ये किसके ऊपर है, रेसिपिएंट के ऊपर है। सो इवन इफ यू फॉल अंडर दिस नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, और सप्लायर बोलता है कि सर आप तो मुझे पेमेंट कर दो जीएसटी का, मैं खुद डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा, नो, यू कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो लायबिलिटी है पेमेंट का, that is on the recipient and not on the supplier। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सो ये जो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसके ऊपर जो लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने का गवर्नमेंट को, वो किसके ऊपर है, रेसिपिएंट के ऊपर है। सो इवन इफ सप्लायर आस्क यू कि बॉस सर आप मुझे पेमेंट दे दो जीएसटी का, मैं डिपार्टमेंट को पे करूंगा, नहीं चलेगा। करेक्ट है? अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। हम एक एक वर्ड समझ रहे हैं, जैसे आप एक एक वर्ड समझोगे आपको बहुत ब्रिलियंटली समझ में आएगा कि ये लॉ को ऐसा ड्राफ्ट क्यों किया गया। Correct? So specified categories of supply of goods and services are both, the tax on which shall be paid on RCM by whom, by recipient। तो यहाँ पे टैक्स का पेमेंट का लायबिलिटी किसके ऊपर डाल दिया गया, रेसिपिएंट के ऊपर डाल दिया गया है। एंड along with the payment responsibility, all the provisions of this act also shall apply to recipient as if he is the person responsible or he is the person liable। I would not say responsible here, technically speaking it is he is the person liable for paying the tax, right है? तो इस टैक्स का पेमेंट इसके अकाउंट से जाना चाहिए, ना ही कि सप्लायर के अकाउंट से। करेक्ट? इज दिस थिंग क्लियर? सो अब हमको समझना पड़ेगा कि नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन कौन से हैं। सो नोटिफिकेशन फॉर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स ऑन विच 100% जीएसटी इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट। सो अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। सो फर्स्ट लेट अस सी कि जो नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं जिस पे रेसिपिएंट को पे करना है टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, वो कौन से हैं। करेक्ट? सो लेट अस गो एंड सी ये कौन सा है, राइट? सो दिस हैज बीन गिवन कि ये डिस्क्रिप्शन, 1 सेकेंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। अगर मैं सप्लायर कैश्यूनट बेचता है, नॉट शेल्ड और पील्ड, दैट मीन्स जो कच्चा कैश्यूनट आता है, राइट? सो उसको सप्लायर कौन होगा, एग्रीकल्चरिस्ट होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है। करेक्ट है? एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हु इज लायबल टू पे जीएसटी इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन। दैट मीन्स अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो एज ए रेसिपिएंट और आपने अगर कैश्यूनट खरीदा, नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड from an agriculturist, then you are supposed to pay under reverse charge basis.
नो, जब हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर देखा था उसके अंदर हमने देखा था सेक्शन नंबर 23(1)(b). रिमेंबर सेक्शन नंबर 23(1)(b) हमने देखा था. सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. उसके अंदर हमने देखा था कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है एंड ही इज नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट है. सो यहाँ पे जो सप्लायर है ये तो रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं इफ ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट. करेक्ट. ट्रेडर होगा तो बात अलग हो गई. एग्रीकल्चरिस्ट से डायरेक्टली अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने माल सब परचेज किया, राइट, दैट मीन्स इफ सपोज रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, he goes and buy directly from an agriculturist, that means directly from a farmer who is selling from his farm, right? So in that situation Reliance Industry will be liable to make the payment of GST under reverse charge mechanism. Similarly when you talk about बीडी रैपर्स लीव्स, तेंदू लीव्स करके बोलते हैं उसको, जो बीड़ी के ऊपर रैपिंग करने को काम आता है. इन दैट सिनेरियो ऑल्सो इफ रिलायंस इंडस्ट्री गोज एंड बाइज फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली, देन रिलायंस इंडस्ट्री विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम. सिमिलरली टबैको लीव्स जो हैं, एक तो बीड़ी हो गया और एक टबैको को लीव रैपिंग करने के लिए होता है, राइट. एक बीड़ी होता है और एक तंबाकू होता है. तंबाकू जिससे बनता है दैट इज कॉल्ड एज सेम कॉन्सेप्ट. अगर तंबाकू को रिलायंस ने खरीदा फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, देन रिलायंस इज द पर्सन who is liable to pay GST under reverse charge mechanism as a recipient of supply. Clear है? Is this thing clear? Now then you have silk yarn. अगर registered person है, Reliance है, purchases it from a person who is a manufacturer of silk yarn from raw silk और सिल्क वॉर्म कुकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न. करेक्ट है. सो ये जो मैन्युफैक्चरर है या तो रॉ सिल्क से बनाता है या सिल्क कुकून से बनाता है, अगर उससे खरीदता है बेसिकली, देन रिलायंस विल हैव टू मेक द पेमेंट. रॉ कॉटन की बात आती है. रॉ कॉटन सेम चीज है. जब जाओगे आप देखोगे कॉटन के ट्रीज लगे हुए हैं. इफ रिलायंस गोज एंड डायरेक्टली बाइज दिस कॉटन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरिस्ट, देन रिलायंस विल बी अ पर्सन हु इज लायबल as a recipient to make the payment of taxes to the government under reverse charge mechanism. करेक्ट है. नाउ ये तो हो गया all related to agricultural produce and ये सारी चीजें की बात हो गई, राइट. नाउ वी कम ऑन टू डिफरेंट अदर काइंड ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ लॉटरी हमको पता है, एक्शनेबल क्लेम. लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज व्हाट अंडर स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसपे जैसे लागू होता है. तो मैं लॉटरी की बात करता हूँ. लॉटरी हैज बीन इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. करेक्ट है. हर स्टेट का लॉटरी चलता था, याद है. सो जो अगर लॉटरी हैज बीन, लॉटरी के सप्लायर कौन हो गया? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. सो इन द सच सिचुएशन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और द सेलिंग एजेंट, they are the person who will have to make the payment of GST. करेक्ट. सो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया डिस्ट्रीब्यूटर को. Now this distributor is selling this goods locally to everybody. So यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है जीएसटी कलेक्ट करने का और पे करने का? The lottery distributor will have the responsibility of making the payment of GST to the government. Clear है? Is this thing clear? Now used vehicle, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap. Now if central government, state government, union territory और local authority is selling any used vehicle, right है, या फिर जो उन्होंने सीज की गई हैं, confiscated goods हैं, old and used goods हैं, waste हैं, scrap है, if they are supplying this, right, if they are supplying this to any registered person, then if they're supplying it to a registered person, then this registered person is going to buy this used vehicle or seized and confiscated goods or old and used goods or waste and scrap, then these registered person will have to make the payment under reverse charge mechanism, right. Similarly हमने देखा था एक circular priority sector lending certificate के अंदर that it is goods and it can be supplied by any registered person, that means any bank, and it can be taken over by any registered person under the e-Kuber. एंड यहाँ पे हमने ये देखा था कि यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट को ये नहीं पता होता कि स्टेट क्या है, उन दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. दैट इज वाई इट फॉल्स अंडर इंटरस्टेट सप्लाई. और जो रेसिपिएंट होगा ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी रिवर्स चार्ज. यहाँ तक क्लियर है. सो बेसिकली हमने कौन से देखे गुड्स जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे होगा? कैश्यूनट, रॉ कॉटन, क्रॉप, कैश्यूनट, रॉ कॉटन, ओल्ड एंड यूज्ड स्क्रैप, then you have PSLC, right, that is called as crop.
Then you have silk yarn, BD leaves, correct? Silk yarn, BD leaves, tobacco leaves, and your supply of lottery, correct है? So crop SBTC, crop SBTS, क्रॉप SBTS पे आपको लगेगा नोटिफाइड गुड्स, जिसके ऊपर द रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ GST, करेक्ट है? तो ये हो गया नोटिफाइड गुड्स के बारे में, जिसके ऊपर GST will be paid to the government by the recipient of supply itself. Clear है? Is this thing clear? Just give me a moment. Wait, one second. Just hold on. So this जो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, विच इज बीइंग सोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, दैट मीन्स दीज यूज्ड व्हीकल्स या फिर सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, उन्होंने कोई चीज़ को गुड्स को सीज किया है, कॉन्फिस्केट किया है, उसको बेच रहे हैं, या फिर ओल्ड यूज्ड गुड्स या फिर वेस्ट और स्क्रैप उनके पास पड़ा है और वो बेच रहे हैं. इफ इट इज सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड, इफ इट इज सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट हैज बीन नोटिफाइड कि उसके ऊपर RCM पेमेंट होगा. बट वॉट इफ दिस इज सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट है? सो दिस अ क्लैरिफिकेशन ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर्कुलर नंबर 76/50, करेक्ट? सो लेट अस रीड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो फर्दर. Issue whether the supply of used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap by government department are taxable under GST. करेक्ट है? किसको सप्लाई हो रहा है? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्सेबल है और RCM के अंदर, ये तो क्लियर है. अब इशू ये आ रहा है, अगर समझो कि आई एज एन इंडिविजुअल आई गो एंड बाय सर्टन कॉन्फिस्केटेड से कार और से सर्टन वेस्ट और सर्टन स्क्रैप, करेक्ट, जिसका मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, राइट? सो क्या ये टैक्सेबल है अंडर GST? पहला क्वेश्चन तो ये है, राइट है? बिकॉज इट हैज बीन सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, whether it is a taxable supply or not, first thing, right? So it may be notified that intrastate and interstate supply of used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap made by the CG, SG, UT or LA is a taxable supply under GST. सबसे पहले चीज क्लैरिफाई किया कि इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई, राइट? बिकॉज ये टैक्सेबल है, बिकॉज कहीं से भी इसको एक्सक्लूड नहीं किया. it has been notified that intrastate and interstate supply respectively of used vehicle, seized, confiscated, old, waste by CG, SG, UTLA to any registered person, उनके लिए क्या गया? नोटिफाइड किया गया, राइट है? वुड बी सब्जेक्ट टू GST ऑन RCM बेसिस. क्लियर है? सो अब ये सप्लाई जो है ये टैक्सेबल सप्लाई है. उसके अंदर स्पेसिफिकली ये नोटिफिकेशन आ गया कि ये जो सप्लाई होंगी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन दैट GST वुड बी पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. सो इसके बाद डाउट क्या आया? दैट अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा? So that is the doubt now. So it is noted that such a supply to an unregistered person is also a taxable supply under GST, but is not covered under notification number 36/2017 and notification number 37, both dated 13/10 and 2017. In this regard, it is clarified that the respective government department shall be liable to get registered and pay GST on intrastate and interstate supply of used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap made by them to an unregistered person, subject to the provisions of section number 22 and number 24, that is compulsory registration, and there is the पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है? सो इन दोनों का सेक्शन के कंडीशंस के हिसाब से द सप्लायर यहाँ पे कौन हो गया? द गवर्नमेंट. दे विल हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर GST स्पेसिफिकली फॉर सप्लाइंग दीज वेस्ट, स्क्रैप, कॉन्फिस्केटेड गुड्स इफ दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ activity, right? So if this has been supplied to unregistered person, then the government will themselves have to take the registration as a supplier of goods and will have to make the payment. Clear hai? So as of now what we have understood is the mother section, that is the charging section,
that is charge of GST. In this we had seen section number 9, section number 9(1), section number read with 9(2) कि कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं लगेगा. उसके अलावा जो भी सप्लाई का वैल्यूएशन होगा दैट विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15 और रेट्स एज मे बी नोटिफाइड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1 और 17 नॉट एक्सीडिंग 20% shall be collected as may be prescribed and paid by the taxable person, right? So collection and payment hoga by whom? By the taxable person, correct? Shall be collected in such manner and shall be paid by the taxable person, correct? That is what we have seen. And then we understood reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism के अंदर the responsibility of paying the tax to the government is on whom? Is on the recipient of the supply of goods and services or both. उसके लिए notification आया है and that notification के हिसाब से we have seen notification of goods. Now in the next topic after the break we will be seeing this section number 9(3) को continue करेंगे और हम देखेंगे notified categories of services on which GST is to be paid by the recipient, correct? So welcome, so we'll get back after the break. So till that time, take care, bye bye.